फ्रेंड्स, मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टैग सिंथेसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं टैग सिंथेसिस। टैग सिंथेसिस को पढ़ने से पहले जनरल सी एक बात आपने याद रख लेनी है कि हमारे पास जो टैग होते हैं उनमें होता क्या है। टैग कहते हैं ट्राई असाइल ग्लाइसराइड। एक स्ट्रक्चर जो टैग होता है इसको कहते हैं ट्राई असाइल ग्लाइसराइड, जिसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक होती है ग्लाइसरोल अल्कोहल और 3 होते हैं फैटी एसिड्स। अगर इन दोनों चीज़ों को मिला दें, एक ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है टैग, जिनको न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। अब हम देखने वाले इनकी सिंथेसिस होती कहाँ पे, मेनली लीवर में होती है, एडिपोज टिश्यूज़ में होती है। अब ये देखना है कि हम सिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे। अब 2 आपने इंपॉर्टेंट बातें बस याद रखनी है कि सिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर है, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड। लेकिन उस वक्त तक ग्लाइसरोल और फैटी एसिड सिंथेसिस में एंटर नहीं हो सकते जब तक ग्लाइसरोल अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए और फैटी एसिड अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसका मतलब एक्टिवेट करना पहले ज़रूरी है। तो पहले हम देखते हैं कि ग्लाइसरोल और फैटी एसिड एक्टिव कैसे होते हैं, फिर हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस में कैसे एंटर होते हैं। ग्लाइसरोल की एक्टिवेटेड फॉर्म का नाम होता है ग्लाइसरोल 3-फास्फेट, ग्लाइसरोल 3-फास्फेट। जबकि फैटी एसिड की एक्टिव फॉर्म का नाम होता है फैटी असाइल कोए, फैटी असाइल कोए। तो अब पहले देखते हैं कि ग्लाइसरोल एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। ग्लाइसरोल को ग्लाइसरोल 3-फास्फेट में बदलने के बेसिकली 3 मैकेनिज्म हैं। अब ये तीनों ही मैकेनिज्म लीवर में हो सकते हैं, लेकिन जो इन 3 में से 2 मैकेनिज्म है वो हो सकते हैं वाइट एडिपोज टिश्यू में, क्योंकि मैंने आपको बताया टैग सिंथेसिस या तो लीवर में होती है या एडिपोज टिश्यू में होती है। तो अब आपको लीवर में आप बताते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ग्लाइसरोल 3-फास्फेट एक्टिव फॉर्म ऑफ द ग्लाइसरोल बनती है। पहले यहाँ पे देखिए, ये ग्लूकोज है, लीवर के अंदर ग्लूकोज आया, ग्लूकोज एंटर हो गया ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर। अब ये ग्लूकोज चेंज होगा ग्लूकोज 6-फास्फेट में, फ्रुक्टोज 6-फास्फेट में, अल्टीमेटली ये चेंज हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, ये एक कीटोन है। तो कीटोन को हम जब अल्कोहल में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, ये NADH जो है ये अपने HN प्रोवाइड करेगा, खुद चेंज हो जाएगा NADP पॉजिटिव में। तो क्या होगा, कीटोन को HN मिलेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, अल्कोहल में। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया, ग्लाइसरोल 3-फास्फेट। लेकिन इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम होता है ग्लाइसरोल 3-फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को ग्लाइसरोल 3-फास्फेट में बदल देता है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, ये पार्टिकुलरली आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो मैकेनिज्म है ये ओनली इन द लिवर होता है, ये एडिपोज टिश्यू में नहीं होता, ओनली लिवर में जो होता है इसको नाम होता है ग्लाइसरोल है। अब हम इतने बड़े प्रोसेस के थ्रू क्यों गुजरे, जनरली सिंपली एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं ग्लाइसरोल काइनेज। वो क्या करता है, पोजीशन 3 पे एक फास्फेट ऐड कर देता है और इसको ग्लाइसरोल 3-फास्फेट में चेंज कर देता है। अब तीसरा मेथड जो है ये पार्टिकुलरली होता है वाइट एडिपोज टिश्यू में। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाइट एडिपोज टिश्यू में ये मैकेनिज्म काफ़ी लंबा है, ये क्यों होता है, इसकी 2 वजह है। नंबर 1, ग्लाइसरोल काइनेज वाला मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया कि ग्लाइसरोल को ग्लाइसरोल 3-फास्फेट में बदलने का डायरेक्ट मैकेनिज्म है कि काइनेज एंजाइम यूज होता है। अब ये काइनेज एंजाइम तो वाइट एडिपोज टिश्यू में होता है, इसका मतलब ये मैकेनिज्म तो यहाँ पे नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है कि दूसरा हम ग्लाइसरोल कहाँ बनाते थे, किससे बनाते थे, ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करने के बाद फिर वो DHAP बनता था जिसको ग्लाइसरोल 3-फास्फेट में बदलते थे। लेकिन अब होता क्या है कि ये इस मैकेनिज्म के थ्रू ग्लाइसरोल 3-फास्फेट बनाने के लिए क्या जरूरी है कि ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हो। लेकिन अब ये जो एडिपोज टिश्यू, अगर ये वाइट एडिपोज टिश्यू है, इसके ऊपर जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर होता है जिसके थ्रू ग्लूकोज एंटर होता है सेल के अंदर, वो होता है GLUT4। ये अपने MCQ है, इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, GLUT4 जो होता है ये डिपेंड करता है इंसुलिन पे। जब बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल होगा कम, जब इंसुलिन का लेवल होगा कम तो ये GLUT4 प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज इसके अंदर एंटर नहीं होगा। तो इसका मतलब लो लेवल ऑफ द ग्लूकोज पे हम ग्लूकोज को क्योंकि एडिपोज टिश्यू के अंदर एंटर नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि इंसुलिन का लेवल कम हो गया, GLUT4 वर्क नहीं कर रहा। तो इस मैकेनिज्म से भी हम बना नहीं सकते। तो फिर हमने तीसरा मैकेनिज्म जो स्पेशल है, खासतौर पर एडिपोज टिश्यू ने अडॉप्ट किया हुआ है, कि वो कौन सा मैकेनिज्म है, इसको कहते हैं ग्लाइसरोनियोजेनेसिस। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर वाइवास वगैरह में पूछते हैं, ग्लाइसरोनियोजेनेसिस। ग्लाइसरोनियोजेनेसिस इज द इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे आप देखें वर्ड दोनों मिलते जुलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइसरोनियोजेनेसिस, इसका मतलब सारा प्रोसेस सेम है, बस बनाना क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में बनता है ग्लूकोज, ग्लाइसरोनियोजेनेसिस में क्या बनेगी, ग्लाइसरोल। बिल्कुल उसी तरह पायरुवेट से
ऑक्सालो एसीटेट बनता था। हमें पता है कि पायरुवेट से फास्फोइनोल पायरुवेट बनना होता है जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाते हैं, और ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, जो कि डायरेक्टली नहीं होता। तो हम ये स्टेप उसी तरह चलाएंगे जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता है। पायरुवेट की करेंगे कार्बोक्सिलेशन बाय द एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास आएगी ऑक्सालो एसीटेट। अब ऑक्सालो एसीटेट जब आया, फिर इसकी करेंगे दोबारा कार्बोक्सिलेशन बाय द एंजाइम फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास पैप बन गए फास्फोइनोल पायरुवेट, जो फिर इससे हमें पता है कि अगर इससे बैक जाएँ हम ग्लाइकोलाइसिस की तरफ तो बाकी रिएक्शन रिवर्सिबल है अंटिल वी रीच DHAP। अब DHAP बना, इस पर उसी तरीके से वही एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम था ग्लाइसरोल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसको फिर ये क्योंकि कीटोन है तो इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, ग्लाइसरोल 3 फास्फेट में। तो इन 3 मैकेनिज्म के थ्रू हमने ग्लाइसरोल की तो एक्टिव फॉर्म हासिल कर ली जो थी ग्लाइसरोल 3 फास्फेट। अब फैटी एसिड की एक्टिव फॉर्म हमने कैसे बनाते हैं, फैटी एसिड आता है, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है थायोकाइनेज, जो इसको किसमें बदल देता है, फैटी असाइल कोए में। अब इसमें ये जो कोए है ये थायोईस्टर बॉन्ड के थ्रू फैटी एसिड के साथ जुड़ जाता है, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर फैटी एसिड नहीं रहता, एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है किसमें, फैटी असाइल कोए में, जो इसके लिए एंजाइम यूज होता है, इसका नाम होता है थायोकाइनेज। तो इस तरीके से हमने फैटी एसिड की एक्टिव फॉर्म फैटी असाइल कोए भी हासिल कर ली, और 3 मैकेनिज्म के थ्रू ग्लाइसरोल 3 फास्फेट जो कि ग्लाइसरोल की एक्टिव फॉर्म है वो भी हासिल कर ली। अब ये एंटर होंगे फैटी एसिड सिंथेसिस के प्रोसेस में, टैग सिंथेसिस के प्रोसेस में। अब मैं आपको बताता हूँ टैग सिंथेसिस का प्रोसेस। तो अब हमने देख लिया प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक्टिव फॉर्म चाहिए जो कि ग्लाइसरोल की ग्लाइसरोल 3 फास्फेट है, और फैटी एसिड की कौन सी है, फैटी असाइल कोए। अब ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब होगा क्या, सबसे पहले ग्लाइसरोल 3 फास्फेट पड़ा होगा, ये कैसे यूज़ होगा, एक्सेप्टर ऑफ द फैटी एसिड। अब पहला फैटी एसिड आएगा, इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, ग्लाइसरोल 3 फास्फेट। अब ये क्यों, क्योंकि फैटी एसिड भी एक्टिव फॉर्म में पड़ा है, ग्लाइसरोल भी एक्टिव फॉर्म में। तो इसके लिए जो फैटी असाइल को हमें ये कोए लगा हुआ है ना, ये कोए पोर्शन जो है ये रिमूव हो जाएगा, जबकि ये फैटी एसिड इस ग्लाइसरोल 3 फास्फेट को ट्रांसफर हो जाएगा, और इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होगा वो होता है असाइल ट्रांसफरेज। रिजल्टिंग कंपाउंड क्या होगा कि ग्लाइसरोल जिसके साथ एक फास्फेट लगा हुआ है और एक फैटी एसिड भी लग गया, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लाइसोफॉस्फोटैटिक एसिड। ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखना है कि लाइसोफॉस्फोटैटिक एसिड क्या होता है। जनरली क्या होता है कि ग्लाइसरोल इसके साथ एक फास्फेट लगा हुआ और उसके साथ अगर फैटी एसिड लग जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइसोफॉस्फोटैटिक एसिड। फिर क्या होगा, अब दूसरा फैटी असाइल कोए आएगा, यानी दूसरा फैटी एसिड आएगा अपनी एक्टिव फॉर्म में, फैटी असाइल कोए की फॉर्म में, इसमें से भी कोई ग्रुप निकल जाएगा। अब ये फैटी एसिड भी इस लाइसोफॉस्फोटैटिक एसिड के साथ ऐड हो जाएगा, और इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा असाइल ट्रांसफरेज। तो अब रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया कि ग्लाइसरोल थी जिसके साथ यहाँ पे आप याद रखें 2 फास्फेट, एक फास्फेट पहले का लगा हुआ था, और इसके साथ आके क्या हो जाएंगे, 2 फैटी एसिड लग जाएंगे इसके साथ। तो अब इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें एक ग्लाइसरोल हो और 2 फैटी एसिड लगे हुए हैं और फास्फेट, उसको कहते हैं डाइएसाइल ग्लाइसरोल फास्फेट, इसका नाम होता है फास्फोटैटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वाइवा के एतबार से आपने याद रखना है फास्फोटैटिक एसिड क्या होता है। अब क्या होगा, हमें पता है कि टैग में कहीं भी फास्फेट नज़र नहीं आता, टैग में क्या होता है सिंपली 3 फैटी एसिड और एक अल्कोहल होती है। तो अब हमने फैटी एसिड रिमूव कहाँ पे करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फास्फोटेज एंजाइम एक्ट करेगा फास्फोटैटिक एसिड पे, तो ये फास्फेट जो है इसको रिमूव कर देगा, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डाइएसाइल ग्लाइसरोल, यानी ग्लाइसरोल पे 2 फैटी एसिड लगे हुए हैं। अब सिंपली टैग बनाने के लिए हमें क्या करना है कि एक और फैटी एसिड लगाना है, तो एक और फैटी एसिड जो अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा फैटी असाइल कोए की फॉर्म में, दोबारा एंजाइम यूज होगा असाइल ट्रांसफरेज, कोए पोर्शन रिलीज हो जाएगा, तो टैग इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टैग। तो इस तरह ये 4 स्टेप्स हैं तरतीब वाइज, जिनमें क्या होगा कि 3 बार असाइल ट्रांसफरेज यूज हुआ है, 1, 2 और ये 3, और एक फास्फेटेज जिसने ये फास्फेट को रिमूव किया है, तो टैग बन जाएगा। अब ये टैग बन के एडिपोज टिश्यू में किस तरह स्टोर होगा, एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर हो जाएगा। अब वाइट एडिपोज टिश्यू में ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ द एनर्जी की फॉर्म में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू, या आपने एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है ना, इनके अंदर जो हमारे पास टैग पड़ा होता है, ये नॉन शिवरिंग थर्मियोजेनेसिस के थ्रू क्या करते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के थ्रू एटीपी हीट प्रोड्यूस करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा जब भी बॉडी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी डिग्रेडेशन होगी, जैसे कि स्टारवेशन की कंडीशन में टैग की डिग्रेडेशन होगी, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल अलग अलग हो जाएंगे, ग्लाइसरोल अपने रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस में चली जाएगी, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी। तो ये था सारा टैग सिंथेसिस का प्रोसेस। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।